साथियों नमस्कार। आज हम उसी ओशियोनोग्राफी की विकास यात्रा में बात कर रहे हैं महासागरीय धाराओं की। और जो महासागरीय धाराएं हैं उनको बखूबी से समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार आरपीएससी द्वारा सीधे सीधे प्रश्न जो है वो उठाए गए हैं, लेकिन वास्तविकता मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से कहूँगा कि उन्हें मानचित्र का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अगर उन्हें मानचित्र का अच्छी तरह से ज्ञान है तो निश्चित तौर से इन धाराओं को याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जब परेशानी नहीं होगी तो आपसे चाहे वो गर्म पूछे, ठंडी पूछे, धारा पूछे, प्रवाह पूछे या फिर स्ट्रीम पूछे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो साथियों, अब मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद न करते हुए सीधा सीधा अपने मूल टॉपिक पे आता हूँ और बात करूँगा आज महासागर में धाराओं की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि धाराएं उत्पन्न कैसे होती हैं। क्या ऐसा कारण है कि धाराएं उत्पन्न होती है? तो साथियों, विज्ञान का एक नियम मैं बता दूं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो है वो स्थिर नहीं है। तो हर जो चीज अगर स्थिर नहीं है तो उसमें एक ऐसी अपने आप में समायोजन की पावर पाई जाती है। किसी भी चीज को ले लो, आप जीवन को ले लो या फिर किसी भी महासागर को ले लो या किसी भी महाद्वीप को ले लो, किसी भी उचावच को ले लो, उसमें हमेशा ही एक समायोजन की पावर होती है। और वो समायोजन जो है वो हमेशा ही, जब कोई उत्थान हुआ है तो पतन के लिए हुआ है। जब भी कोई उत्थान हुआ है तो पतन के लिए हुआ है। अगर कोई ज्वार उठा है तो वो भाटे के लिए उठा है। और अगर किसी महासागर में जल में कोई भी उतार या चढ़ाव हुआ है, वो परिवर्तन जो हैं वो समायोजन के लिए हुए हैं। कई बार बीच में मैं आपको बातें बताऊंगा, कई बार हमें छोटी छोटी बातों से डराया जाता है कि ये चीज ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। या मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि अक्सर जब हमें 1985 में फोरमैन ने बताया कि दक्षिणी अंटार्कटिका में आजोन परत में एक बहुत बड़ा छेद हो गया और आने वाले समय में हम तो मरने वाले हैं, या अभी कोरोना काल में ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन की बेहद कमी हुई और मरीजों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हुई, तो आज मैं बहुत सारे अनसुलझे जो पहलू हैं उनके बारे में बात करूंगा कि प्रकृति इन सब चीजों के बीच में कैसे समायोजन करती है। तो बात करते हैं आज धाराओं की। और धाराओं में ये एक तरह से समुद्री समायोजन है और इस समायोजन के कारण न जाने कितने जलीय जीव, न जाने कितनी तटीय आकृतियां, न जाने कितनी तलीय आकृतियां और न जाने ही कितने बल इसके पीछे कार्य करते हैं। और उन बलों के कारण प्रकृति में कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, ऑक्सीजन का जो प्रवाह है या फिर लवणता का प्रवाह है, या हर चीज के अंदर एक समायोजन की जो व्यवस्था है वो प्रकृति में चलती रहती है। तो इसी चीज पे बात करते हैं आज हम कि महासागरीय धाराएं, धारा यानी कि करंट्स क्यों चलती है या ये होती क्या है। अगर मैं एक शब्द कहूं आपको प्रवाह, एक शब्द कहूं कि तरंग, या वही एक शब्द मैं आपको कहूं कि धारा, या फिर अगला एक शब्द कहूं कि स्ट्रीम, या इसको हम हिंदी में विशाल धारा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, तो ये सारे शब्द नहीं है, भूगोल में अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। तो बात करेंगे हम प्रवाह की, क्योंकि कई जो चीजें हैं उनके साथ हम प्रवाह शब्द इस्तेमाल करते हैं, कहीं स्ट्रीम शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं धारा जो शब्द है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बात सबसे पहले आती है प्रवाह की। किसकी आती है? प्रवाह की बात आती है। तो प्रवाह की अगर मैं बात करूं तो प्रवाह महासागर में सन्मार्गी जो हवाएं होती हैं उनके कारण ऊपरी जो जल होता है उसके अंदर थोड़ी गति पैदा हो जाती है और उसी गति को हम प्रवाह कहते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहूं तो दक्षिणी और उत्तरी जो महासागरों के बीच में हवाओं के साथ या पछुआ पवनों के साथ गति करने वाला जो ऊपरी जल होता है उसको हम प्रवाह कहते हैं।
दोबारा फिर ध्यान दें इस बात पे, ये ज्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी प्रक्रियाएं काफी तेज पाई जाती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की कमी है और यहाँ पर पछवा जो प्रवाह होता है वो तीव्र गति से होता है। इसीलिए ये दक्षिणी अंटार्कटिक या दक्षिणी हिंद या दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये दक्षिणी प्रवाह के नाम से और उत्तर में ये उत्तरी प्रवाह के नाम से जाना जाता है। लेकिन उत्तर गोलार्ध में इनका प्रवाह जो होता है, इनका जो वेग होता है वो जरा धीरे होता है। इसका मतलब प्रवाह आप समझ गए होंगे कि महासागर के ऊपरी सतह के जल का हवा की गति के कारण गति करना जो होता है वो कहलाता है प्रवाह। अब बात आती है धाराओं की। धारा जल की कोई एक ऐसी विशाल राशि होती है जो निश्चित समय के लिए या एक निश्चित गति के साथ एक निश्चित मार्ग को गंतव्य स्थान तक जाने में सहायता करती है। या मैं यूं कहूं कि धारा एक निश्चित जल जो महासागर में एक निश्चित दिशा की तरफ प्रवाहित होता हो उसको हम क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। जैसे कई उदाहरण हो सकते हैं कि इसका मूल जो उदाहरण हम उठाएं वो एल नीनो धारा कह सकते हैं। हम कौन सी, एल नीनो धारा कह सकते हैं, जो एक तरह से एक निश्चित जल है जो एक निश्चित समय अवधि में जो पश्चिमी प्रशांत है उससे चलकर पूर्वी प्रशांत की तरफ, सॉरी बोलने में मिस्टेक हुई, जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उससे पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ जाकर ये हिंद महासागर में प्रवेश करती है। इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा जब भी पढ़ेंगे प्रशांत महासागर को तब मैं आपको बताऊंगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये पेरू तट से चलकर हिंद महासागर तक चलने वाली एक धारा है एल नीनो। इस धारा को हम धारा कहेंगे क्योंकि एक निश्चित जलराशि जो है हिंद महासागर तक पहुंचती है। इसके बाद बात आती है विशाल धारा या जिसको हम स्ट्रीम कहते हैं। कई नाम हो सकते हैं, यानी स्ट्रीम या गल्फ स्ट्रीम या फिर एक ऐसी तीव्र प्रवाह वाली नदियों की तरह चलने वाली महासागरों में जो धाराएं होती हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रीम। क्या कहते हैं, स्ट्रीम या विशाल धारा। अब जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ठीक इसी तरह से जैसे महाद्वीपों के ऊपर जो भी सतलाकृतियां बनती है उनके विपरीत वैसी की वैसी सतलाकृतियां जो होती है वो महासागर में भी बनती है। सेम उसका अपोजिट है। जैसे खाड़ी जो है वो प्रायद्वीप का वो अपोजिट है, ठीक उसी तरह की परिभाषा है। लेकिन जब मैं ये सब करवाऊंगा तो आपको विस्तृत तरीके से इन चीजों के बारे में बताऊंगा। जैसे महाद्वीप महासागरों जैसी परिभाषा विपरीत है, या फिर द्वीप या फिर उधर झील या सागर हम कह सकते हैं। सागर और द्वीप की एक जैसी कंडीशन है। और उसी तरह से नदियों के विपरीत होती हैं स्ट्रीम, यानी कि जिसको मैं कहूँ विशाल धारा। अगर महाद्वीपों के ऊपर नदियां अपने निश्चित मार्ग निश्चित वेग के साथ प्रवाहित होती है, उसी तरह से जो विशाल धाराएं होती है महासागर में नदियों की तरह किसी जल के प्रवाह को एक निश्चित दिशा की तरफ और निश्चित गति से ले जाती हैं। तो अब ये तो रही नॉर्मल बात जिसको हम प्रवाह धारा या स्ट्रीम के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन बात आती है कि ये उत्पन्न क्यों होती है, महासागरों में उत्पन्न क्यों होती है। तो बड़ी ही आसान सी बात है, इनकी उत्पत्ति के हम कारणों की बात करेंगे। बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है, झंझट करने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं यहां कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूं और ना किसी विद्वान द्वारा नया पढ़ाया जाता है। बस बात इतनी होती है कि आप उस चीज को समझते कैसे हैं, और अगर आप उस चीज के मूल कंटेंट को समझ जाते हैं तो गलतियां होने की संभावना नगण्य हो जाती हैं। पढ़ते वो भी हैं जो फेल होते हैं और पढ़ते वो भी हैं जो पास होते हैं। वही किताबें होती हैं, उन्हीं किताबों को पढ़कर हम फेल होते हैं और उन्हीं किताबों को पढ़कर हम टॉप मेरिट में आते हैं। लेकिन गैप कहाँ है? गैप यहाँ है कि हर आदमी जो होता है, जो टॉप करने वाला है उसके समझने का लेवल, और जो फेल होने वाला है उन्हीं किताबों को पढ़कर उसके समझने के लेवल में फर्क है। किसी तरह से किसी कंटेंट में कोई फर्क नहीं होता। हो सकता है कि जिन चीजों को मैं बता रहा हूं वो अपने तरीके से बता रहा हूं, या जिस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा हूं वो मेरी अपनी भाषा शैली है। हो सकता है कोई विद्वान मेरे से अच्छा, हो सकता है कोई बुरा, लेकिन कंटेंट को समझने की कोशिश करना कि आज तक जितनी भी बार प्रश्न पूछे गए हैं उनमें पूछा गया है कि निम्न में से धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण कौन सा है। तो अक्सर जो उत्तर आता है, हम
पढ़े हुए सभी कुछ हैं, लेकिन उत्तर जब आता है तो हम विचलित हो जाते हैं कि ये तो यार सारे के सारे कारण ऐसे लग रहे हैं जो कि धाराओं की उत्पत्ति के हैं। जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो ये बात मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा। अब बात आती है कि धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, तो प्रचलित पवन। कौन सी? प्रचलित पवन। अगर कोई नहीं जानता तो बता दूं कि प्रचलित पवन जो होती है उन्हीं को ही हम सन्मार्गी पवनें कहते हैं, स्थायी पवनें कहते हैं, या फिर इन्हीं पवनों को हम वार्षिक पवनें कहते हैं, जो विश्व भर जब तक वर्ष भर जब तक चलेंगी, जब तक कि धरती घूर्णन करती रहेगी, ये स्थायी तरीके से चलती हैं। या इनको ग्रहीय पवनें कहते हैं। ग्रहीय पवनें कह दिया, प्रचलित पवन कह दिया, सन्मार्गी पवन कह दिया या स्थायी पवन कह दिया। ये साल भर वैसे ही चलती है जैसे उनको चलना होता है, इनकी दिशाओं में परिवर्तन है बहुत कम होता है। लेकिन जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तब ये सारी की सारी बातें मैं स्पष्ट कर दूंगा। तो प्रचलित पवनें कौन कौन सी होती हैं ये यहां बताने की जरूरत है, यानी कि व्यापारिक पवन। कौन सी? व्यापारिक पवन। और फिर आती है पछुआ या पिछुआ। पछुआ या पिछुआ एक ही बात है। और फिर आती है ध्रुवीय पवनें। कौन सी? ध्रुवीय पवन। ये तीन तरह की सन्मार्गी पवनें हैं जो सामान्यतः धाराओं की उत्पत्ति का मूल कारण रहती है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये। अगर कितने भी कारक आपको दिए गए ऑप्शन में कि तापमान की विभिन्नता या फिर लवणता की विविधता या फिर सन्मार्गी या प्रचलित पवनें या फिर और कई कारण जैसे तट की आकृति है, पृथ्वी का घूर्णन है, या फिर तलीय आकृतियां हैं, या फिर कई बार शुद्ध जल का प्राप्त होना है, गुण, अन्य बहुत सारे कारण हैं जिनके ऊपर हम बात करते जाएंगे। तो बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कारक की, तो महत्वपूर्ण कारक रहेगा प्रचलित पवन। क्या रहेगा? प्रचलित पवन। ये हमारे पास तीन प्रकार की है, पछुआ, ध्रुवीय और व्यापारिक पवनें। इन पवनों को हम मूल उत्पत्ति का कारण मान रहे हैं। दूसरा कारण है तापमान की भिन्नता। समुद्रों के जल में तापमान की विविधता पाई जाती है क्योंकि इसका मूल कारण है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है उसका जल जो है सूर्य की किरणें ज्यादा प्राप्त करता है, सौर ताप ज्यादा प्राप्त करने के कारण वो क्या हो जाता है? ज्यादा गर्म हो जाता है, बजाय उपध्रुवीय क्षेत्रों की। जब ज्यादा वो गर्म हो जाता है तो आपको मालूम होगा कि जल को गर्म करने पर वो फैल जाता है और फैल कर वो ऊपर आ जाता है। लेकिन जिस क्षेत्र का तापमान कम है वो ठंडा होकर संकुचित होता है और नीचे बैठ जाता है, तो तल में अंतर आ जाता है। जो गर्म वाला क्षेत्र होता है वो हमेशा ही किस तरफ चलने लगता है? ठंडे की तरफ चलने लगता है। और अगर जो ठंडा है वो नीचे से प्रवाहित होकर वापस जो है गर्म की तरफ चलने लगता है। इसका मतलब तापमान की विभिन्नता जो है या तापमान की विविधता हमेशा पृथ्वी पर बनी हुई है, और ये जो बनी हुई विविधता है ये धाराओं की उत्पत्ति का मूल कारणों में से एक है। अब बात आती है लवणता में विविधता। ध्यान रहे आपको कि लवणता में विविधता, लवणता समुद्रों का एक विशेष गुण है। लवणता समुद्रों का एक विशेष गुण है, यानी अक्सर हम सामान्यतः देखते हैं कि समुद्रों में जो लवणता है उसकी मात्रा में एक समुद्र के क्षेत्र में एक ही महासागर में होते हुए भी विविधता पाई जाती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं कि ताजा जहां वर्षा जल ज्यादा प्राप्त होता है वहां लवणता कम पाई जाएगी, जहां वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है वहां पर लवणता अधिक पाई जाएगी, और जहां पर बर्फ का ताजा जल पिघल कर आता है तो वहां फिर लवणता कम पाई जाएगी। लेकिन साथियों आपको ध्यान होना चाहिए कि लवणता और घनत्व के बीच जो रिलेशन है वो कैसा है? पॉजिटिव है, यानी कि इसको हम सीधा संबंध कह सकते हैं। तो पॉजिटिव जो संबंध है उसमें ये पाया जाता है कि लवणता जैसे ही बढ़ाओगे जल में तो उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा, और लवणता घटाने से उसका घनत्व घट जाएगा। जिन क्षेत्रों में लवणता अधिक है उस क्षेत्र में महासागर का तल, जल का तल जो है वो थोड़ा नीचा होता है, और जहां लवणता कम है वहां ऊंचा होता है, तो जल जो है स्वतः ही गति करने लगता है।
अब बात आती है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। जब पूरे टॉपिक में मैं चलूंगा तो इन कारणों की बारी बारी व्याख्या करता रहूंगा, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि कौन सी धारा पर किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव है। महाद्वीपों का आकार, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि तटीय जो आकृतियां होती है, तटीय आकृतियां, यानी यहां मेरा मतलब है तट की जो तट रेखा या जो तट की वास्तविक जो आकृति होती है, मॉडल होता है, उससे भी धाराएं प्रभावित होती है। यहां महाद्वीपों का आकार अगर टेढ़ा मेढ़ा है, तट कटा फटा है, तो धाराएं भी उसी अनुसार परिवर्तित हो जाती है। और कई बार धाराओं के रास्ते में आने वाले द्वीप या कटकों की सहायता से भी धाराएं जो है कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, और इन शाखाओं में विभाजित होकर वो अलग अलग नामों से भी जानी जाती हैं। तो इसका मतलब महाद्वीपों का जो आकार है और तटीय जो आकृतियां हैं या फिर जो द्वीप समूह हैं, वो भी धाराओं को प्रवाहित करने में या धाराओं को संकरा रास्ता देने में सहायता करता है। इसका मतलब धाराओं को प्रभावित करने में महाद्वीपों का आकार भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगला जो कारक आता है बहुत महत्वपूर्ण कारक है, और इस पर जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत आराम से बात करेंगे। पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन। अब जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो बहुत बड़ी बात यह है कि पृथ्वी के घूर्णन में अक्सर ऐसा होता है कि पृथ्वी जब घूर्णन करे और ऐसी कंडीशन में धरातल तो पृथ्वी का साथ देता है, लेकिन जल जो है पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता, तो धाराओं की उत्पत्ति में पृथ्वी का घूर्णन भी एक महत्वपूर्ण कारक रहता है। यानी इस घूर्णन की बात करूं तो दो चीजें मुझे और याद आती हैं जो कारक रहती है, लेकिन वो गौण कारक हो सकती हैं। मूल आपने पढ़ा होगा कभी, एक बल होता है जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं। कौन सा? कोरियोलिस बल। और दूसरा जो बल होता है, बड़ी आसान सी बात है, जिसको हम फेरल के नियम के नाम से जानते हैं। फेरल या वाइसवेल्ट के नाम से भी इसको जाता है, फेरल का नियम। साथियों पहले थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेंगे तो बात आराम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि धाराओं के चक्कर को पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण अगर योगदान पृथ्वी का परिभ्रमण कर रहा है तो निश्चित तौर से कोरियोलिस बल और फेरल का नियम हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बात इससे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कोरिलेट करके इस चीज को देखा जाएगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आरपीएससी के पूछे हुए प्रश्नों पर मैं डिस्कस करूंगा तो सीधी सीधी जो बातें हैं वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। कोरियोलिस एक फ्रांसीसी विद्वान था। बात संभवत 1844 की है। बात कब की है? 1844 की है। फ्रांस का विद्वान कोरियोलिस ने सबसे पहले ये बात बताई कि गति करती हुई जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का विक्षेपण बल लगता है जो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। दोबारा फिर इस बात पे ध्यान दें कि कोरियोलिस ने विक्षेपण, शायद हो सकता है कई जो नए साथी हैं वो नहीं समझ पा रहे हों, विक्षेपण का मतलब होता है कि जब भी हम किसी को बीच में खड़े हो गए हाथ पकड़ के गोल गोल घुमाएं तो उसको मान लीजिए यहाँ छोड़ा है तो वो यहाँ नहीं रुक पाता, कुछ दूरी पर इस तरह से विक्षेपित हुआ जाएगा, यानी कि वो सीधा इधर नहीं जा सकता। इसका मतलब जैसे बस से हम उतरते हैं तो थोड़ी दूर उसके साथ है चलती हुई बस से हमें साथ चलना पड़ता है। इसका मतलब बस पर भी चलती यानी कि गति करती हुई कोई भी चीज है उसके साथ एक निश्चित तौर पर विक्षेपण बल लगता है, तो उसी बल को कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। कोरियोलिस ने 1844 में ये बल दिया था। इसने ये बताया कि उत्तरी गोलार्ध में घूर्णन करती हुई जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो बल लगता है वो कोरियोलिस बल जो है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब दोबारा इस बात को फिर सुन लें आप, क्योंकि कोरियोलिस बल जो है उसका संबंध कहीं न कहीं ग्रेविटी फोर्स के साथ है, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ है। तो कोरियोलिस ने आगे ये बताया कि ये जो कोरियोलिस बल है ये भूमध्य रेखा पर शून्य के समान होता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये विक्षेपण बल जो है बहुत अधिक तक बढ़ जाता है। जब हम पवन की पेटियां या स्थायी पवनें, सनमार्गी पवनों
पर विस्तृत चर्चा करेंगे, तब ये बात मैं आपको और विस्तृत तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी इतना जान लेना काफी है कि उत्तरी गोलार्ध में ये बल हमेशा, दूसरे शब्दों में कह रहा हूं इस बात को, जैसा कि फेरल ने कहा, यानी फेरल ने इसी बात को हवाओं की दिशा के साथ जुड़ा। तो फेरल कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती है अपने दाईं ओर, अपने दाईं ओर, यानी कि वही बात कोरेलिस ने इसको विक्षेपण बल का, विक्षेपण बल उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, वही फेरल कहता है कि जो हवाओं की दिशा है वो किस तरह से हो जाती है, दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में यही जो हवाएं होती है ये किस तरफ हो जाती हैं, बाईं ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, मुड़ जाती है। यही बात कोरेलिस कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो विक्षेपण बल लगता है वो एंटी क्लॉकवाइज लगता है। यहां एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे बता देनी चाहिए। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसी तरह से जो कोरेलिस बल है वो भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। लेकिन जो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है, ध्यान देना इस बात पे, पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल होता है वो ध्रुवों पर नगण्य और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर नगण्य अपकेंद्रीय बल और जो हमारी भूमध्य रेखा उस पर सर्वाधिक होता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि परिभ्रमण करती हुई या अपनी दूरी पर घूर्णन करती हुई जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी क्या करती है कि एक इस तरह का बल क्रिएट करती है जिस बल को कोरेलिस ने विक्षेपण बल कहा था। इसकी वजह से धाराओं की दिशाएं जो है वो निश्चित होती हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सबसे ज्यादा फेरल का नियम इस बात को शो करता है कि धारा चक्र किस तरह का होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में धारा चक्र जो है, सिंपल सी बात है, वो क्लॉकवाइज होगा और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक बात ध्यान रहे आपको, आरपीएससी ने आरएस एग्जाम में पूछा था कि कौन सा महासागर ऐसा है जिसमें धारा चक्र पूर्ण नहीं होता। ये बात बीच में आ रही तो मैं बता रहा हूं आपको, कौन सा ऐसा महासागर है जिसमें धारा चक्र पूर्ण नहीं होता। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर है जिसमें तट न होने की वजह से ये धारा चक्र जो होता है दक्षिणी जो प्रशांत प्रवाह है उसके साथ मिल जाता है और वो चक्कर पूर्ण नहीं हो पाता। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो महाद्वीपों का आकार और जो तटीय आकृतियां होती हैं वो धाराओं को एक निश्चित चक्कर में कन्वर्ट करने में कामयाब होती है, इसलिए वो भी धाराओं की उत्पत्ति का मूल कारण रहती है। अब अगली बात आती है तलीय आकृतियां। महासागरों की तली पर अनेक आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे जो ग्योट होते हैं जिनको हम धरातल के ऊपर पठार कहते हैं, या जो कटक होते हैं महासागरों के बीच में, जैसे मध्य अंटार्कटिक जो कटक है वो 14,000 किलोमीटर लंबा एक एस आकार का कटक है। कटक का मतलब है महासागरों की तली पर पाए जाने वाला पर्वत, और अगर ये महाद्वीपों पर हो तो उसको हम पर्वत कहेंगे, महासागर में होगा तो कटक कहेंगे। जैसे महाद्वीपों पर जो घाटियां होती है उसी तरह से जो नीचे स्थान होते हैं महासागरों में उनको हम द्रोणियां कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। महासागरों में जिसको हम सागर कहते हैं या जिसको महासागरों में हम द्वीप कहते हैं, द्वीप जो एक छोटा सा टापू या द्वीप, तो वही महाद्वीपों में क्या होगा, एक सागर की तरह, एक झील की तरह होगा, यानी विपरीत होते हैं ये सारी चीजें। तो अब अगर तलीय आकृतियों की हम बात करें तो तल के ऊपर भी कुछ आकृतियां, यानी कि जैसे वीविल टॉमसन कटक है, या हम बात करें आइसलैंड है, हम बात करें फाकलैंड है, हम बात करें न्यू फाउंडलैंड है, या बहुत सारे जैसे मेडागास्कर है, या तमाम छोटे छोटे मोटे द्वीप समूह जो हैं, जैसे जापान के एक लंबी द्वीपीय श्रृंखला है, या ताइवान है। ये सारे के सारे जो द्वीप हैं वो धाराओं की गति और दिशा या धाराओं को कई भागों में बांटने का कार्य करते हैं। इसका मतलब जो महासागरीय तली के ऊपर जो तलीय आकृतियां पाई जाती हैं वो भी दिशाओं को अपनी अपनी ओर मोड़ने में या फिर उसको बांटने में सहायता करती है। इसका मतलब धाराओं की उत्पत्ति में तलीय आकृतियों का भी योगदान है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे धाराओं की उत्पत्ति के। बाकी जो बातें हैं वो हम इस आगे की कड़ी में करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धारा कितने प्रकार की होती है। पहले जब मैंने कहा कि महासागरों में जब गतियां पैदा होती हैं तो किन किन नामों से, कितने प्रकार से उनके नाम से पुकारा जाता है, तो मैंने बताया कि प्रवाह, फिर धारा,
फिर विशाल धारा। लेकिन अगर मैं कहूं कि धारा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो ये मुख्यतः दो ही प्रकार की होती है। कितने? दो ही प्रकार की होती है। धाराओं के जो प्रकार है, सिंपल सी बात है, एक तो गर्म प्रकार होता है और एक क्या होता है, ठंडा होता है। साथियों, यहां एक बात बड़ी समझ लेने की है, जो आरपीएससी 2015 में भी पूछी गई थी। ठंडा और गर्म का मतलब यहां क्या है? ठंडा और गर्म का मतलब यहां केवल महाद्वीप और महासागर का तुलनात्मक अध्ययन है। दोबारा फिर ध्यान दो कि अगर इस सर्दी में अगर जिस तरह का घड़े का पानी हम पी रहे हैं तो भी हम कहेंगे कि बहुत चिल्ड वाटर है, लेकिन वही गर्मी में हम कहते हैं कि गर्म गर्म है। इसका मतलब हम तुलना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि जब थोड़ी सी देर बाद ये बात मैं धाराओं के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि तट की तुलना में अगर जल का तापमान कम है तो फिर वो क्या है? धारा ठंडी है, चाहे उसका तापमान 20 डिग्री ही क्यों ना हो। तट की तुलना में अगर जल का तापमान जो है वो कम है, यानी 20 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, लेकिन तट का तापमान अगर 50 डिग्री है तो निश्चित तौर से वो धारा ठंडी कहलाएगी। बात समझ में आ गई होगी। और अगर तट का तापमान -50 डिग्री है और धारा का तापमान -10 डिग्री है तो भी वो धारा गर्म कहलाएगी। ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि तट और समुद्र के जल की जब तुलना करते हैं तो जिसका तापमान कम होगा वो ठंडी होगी और जिसका तापमान अधिक होगा वो गर्म होगी। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं हम आगे के क्रम में। बातें हमें बहुत सारी करनी है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, जो नवीन साथी हैं, मैं ये नहीं चाहता कि बिना काम का बहुत बड़ी जो चीजें हैं छोटी छोटी बातों के रूप में मैं बताऊं। नहीं, सिंपल बात यह है कि ये आपका काम है कि मानचित्र को आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। कौन सा महासागर कहाँ है, उसकी मर्यादा कहाँ तक है, और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह से ये विस्तृत है, ये काम आप खुद करोगे। लेकिन इस स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं सिंपल सा एक मानचित्र है जिसमें प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन को दिखाया गया है। इधर जो है अटलांटिक ओशियन, या फिर हम बात करें अटलांटिक महासागर की, इसका दूसरा नाम जो है कई किताबों में अंध महासागर दे रखा है। कैसा? अंध महासागर दे रखा है, क्योंकि इस महासागर को पार बहुत बाद में किया गया, इसकी खोज बाद में हुई, इसीलिए इसको अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। एक हमारे पास आता है हिंद महासागर। क्या आता है? हिंद महासागर आता है। और इसके ऊपर जो आता है श्वेत सागर या आर्कटिक सागर के रूप में हम इसको जानते हैं, या बर्फीला सागर भी इसको कह देते हैं, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। साथियों, यहाँ एक नाम लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है कि अब ये जो है वो महासागर नहीं रहा, जिसको हम अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। क्योंकि सामान्यतः क्या है कि एक महासागर की जो भौगोलिक परिभाषा कहती है कि ऐसा कोई भी विशाल जल राशि जो चारों तरफ से महाद्वीपों या स्थल रेखा से घिरे हों, उनको हम महासागर कहते हैं। तो यहां तो ये बात स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अंटार्कटिका जो महासागर है वो एक तरफ से केवल अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरा है, बाकी इसकी जो सीमाएं हैं ऊपर किस अटलांटिक से, प्रशांत से और हिंद से लगती है। इसका मतलब ये महासागर की डेफिनेशन को पूरा नहीं करता। इसीलिए अब जो नवीन किताबें हैं उनमें अटलांटिक महासागर का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी जो अंटार्कटिका महासागर है उसके सीमांत सागरों को या उसके आसपास के सागर को रोस सागर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रोस सागर के नाम से जाना जाता है। अब अगली बात हम करते हैं, ये तो सिंपल बात थी। अगली बात अब हम सीधी धाराओं की करेंगे। बड़ा सिंपल कारण है। साथियों, मैंने आपको ये बताया था कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो धाराओं की उत्पत्ति के मूल कारणों में से एक है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, पहले मैं यहां 0 डिग्री बना दूं ताकि बात समझ में आ जाए। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा है। अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जरूर खींची गई है, आप मान लें कि ये मैंने ठीक खींची है, लेकिन फिर भी आप समझते होंगे इस बात को।
ये हमारी 0 डिग्री है। इससे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध का है, इससे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध का है, नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कह रहे हैं। तो वहीं इस अंटार्कटिक महासागर, मैं अंटार्कटिक के पहले आपको बता रहा हूं धाराओं के बारे में, तो अंटार्कटिक महासागर का जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी अंटार्कटिक या उत्तरी अंध के नाम से, और दक्षिणी अंटार्कटिक को हम दक्षिणी अंटार्कटिक या दक्षिणी अंध के नाम से जान रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि पृथ्वी जो घूमती है, घूर्णन जो करती है, वो मूल कारण है। तो सबसे पहली बात आती है कि पृथ्वी घूमती कैसे है। तो पृथ्वी घूमती है, यानी मैं यूं कहूं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ मानचित्र में ऐसे घूमती है। अब साथियों, मैंने कहा कि जब भी ये घूमती है तो फिर जल राशि जो है इस घूमती हुई पृथ्वी की गति का साथ है नहीं दे पाती। इसका मतलब जल पीछे छूट जाता है और जो धरातली है या समुद्र की तली पहले निकल जाती है। तो इसका मतलब जितनी भी धाराएं चलती हैं, ध्यान देना, इस तरह से चलती हैं। कैसे चलती हैं? इस तरह से चलती हैं। यानी कि धाराओं की गति किसी भी महासागर में जो है, वो मैं अभी पूरी बात स्पष्ट कर दूंगा, उसके बाद आप अगली बात को सुनिएगा कि धाराओं की गति जो है किसी भी महासागर में वो होनी कैसी चाहिए थी कि जब साथ नहीं दे पाता तो वो पूर्व से पश्चिमी धाराओं की गति होनी चाहिए थी। अब अगर मैं कहूं कि ये विषुवत रेखा है तो ये उत्तरी अंटार्कटिक विषुवत रेखा धारा है, ये उत्तरी अंटार्कटिक विषुवत रेखा धारा है, और ये दक्षिणी अंटार्कटिक विषुवत रेखा धारा है। यानी इस धारा को मैं कहूं तो दक्षिणी अंटार्कटिक विषुवत रेखा धारा है और ऊपर वाली उत्तरी अंटार्कटिक विषुवत रेखा धारा है। लेकिन फिर भी इन दो धाराओं के बीच में एक गैप जो है, उसके कारण यहां जो है इन तटों के आसपास एक जल जमा हो जाता है, जल जमा हो जाता है। और इस जल पुंज को अगर हम बात करें तो एक प्रति विषुवत रेखीय धारा जो होती है वो गिनी के तट की तरफ ले आती है। इसको क्या कहते हैं? ये ठीक पृथ्वी की घूर्णन गति के समान गति करती है, क्योंकि इकट्ठे हुए जल को वापस समतला स्थापन करने के लिए, समायोजित करने के लिए ये गिनी की खाड़ी की तरफ ले आती है। इसका मतलब ये केवीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि ऐसी कौन सी धारा है जो ब्राजील के तटों पर जमा जल पुंज को गिनी की खाड़ी में ले आती है। तो ये है, सिंपल सी बात है कि प्रतिवर्ती विषुवत रेखीय धारा, यानी कि प्रतिवर्ती, इसको मैं कहूं, या अंटार्कटिक प्रतिवर्ती विषुवत रेखीय धारा। ये जो धारा है गिनी के तट में क्या ले आती है? जल उड़े देती है अपना। इसका मतलब ये एक जो नॉर्मल प्रक्रिया है समायोजन की वो करती रहती है। लेकिन जब जो जल उठ चुका है तो कहीं से वो खाली हुआ है और कहीं पर अपने जल की राशि को कहीं ट्रांसफर कर रहा है, यानी स्थानांतरित कर रहा है। तो निश्चित तौर से इस धारा को मैंने क्या कहा? उत्तरी अंटार्कटिक विषुवत रेखीय धारा। और प्रति विषुवत रेखीय धारा के बाद जो ऊपर वाला चक्कर है वो पहले मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि सारे कारण स्पष्ट कर पाऊं साथ साथ। अब ये धारा थोड़ी सी, जब मैंने ये रेखा खींची तो ऊपर की तरफ खींच दी। ये जब भी आती है तो क्या करती है कि ब्राजील के तट से होते हुए ये जो कैरेबियन सागर है इसमें प्रवेश कर जाती है। यहाँ कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जो एंटीलीज द्वीप है उसके पास इसको एंटीलीज की धारा के नाम से जाना जाता है। और ये जो एंटीलीज के द्वीप हैं और इनके बीच में जाके ये मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ध्यान करना, इसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिको की खाड़ी में जब प्रवेश करती है तो खाड़ी का मुंह जो है वो बंद बहुत है। यानी कि अब अगर मैं कहूं कि इसे मैक्सिको गल्फ के नाम से भी जाना जाता है। यहां एक बात थोड़ी सी समझ लेना कि एक तो होती है खाड़ी और एक होती है बे, यानी कि जिसको खाड़ी को हम बे कहें, और एक जो होती है वो गल्फ होती है। गल्फ का मतलब ये हुआ कि जिसका जो समुद्र की तरफ खुलने वाला मुंह है वो बहुत छोटा हो, लेकिन खाड़ी का मुंह समुद्र की तरफ खुलने वाला जो होता है वो बहुत बड़ा साइज होता है। जैसे कि बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के बहुत खुले से मिली हुई। लेकिन ऐसा कोई भी खाड़ी या जिसको हम गल्फ कह सके उसका समुद्र की तरफ जो मुंह खुलता है वो बहुत छोटा खुलता है। तो हम मैक्सिको गल्फ के नाम से अगर इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये धारा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा
अटलांटिक धारा ब्राजील तट से होते हुए कहाँ, एंटीज के द्वीपों को पार करते हुए मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। जब ये मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तो ये जो इलाका है ये बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि ये कर्क रेखा के आसपास या कर्क रेखीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंध में स्थित होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ सर्वाधिक द्वीपों के कारण जो जल, ठहरा हुआ जल है या जो सीमांत जल है, वो ज्यादा गर्म हो जाता है बजाय अटलांटिक के। और गर्म होने के बाद ये एक तीव्र प्रवाह के साथ इस फ्लोरिडा के तट से होते हुए इधर निकलती है। जब ये इधर निकलती है तो इसके कई नाम हो जाते हैं। यहां आपको चीज याद रखनी है कि फ्लोरिडा के तट से हैट्रस द्वीप तक इसको हम फ्लोरिडा की धारा के नाम से जानते हैं। दोबारा ध्यान दें, इसी बात को अगर मैं कहूं कि ये मैक्सिको की जो गल्फ है, इससे जब ये धारा निकलती है तो फ्लोरिडा के तट से हैट्रस द्वीप तक इसको हम फ्लोरिडा की धारा के नाम से, और हैट्रस द्वीप से जब ये हैट्रस द्वीप से फॉकलैंड द्वीप तक जाती है तो इसको हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। और जब गल्फ स्ट्रीम की बात आती है तो मैं थोड़ा लिख देता हूं, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं इसको, और इसको फ्लोरिडा की धारा लिखना संभव नहीं है, फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। अब इसके कई रूप हो सकते हैं। फ्लोरिडा की जो धारा है जब थोड़ा सा 40 डिग्री के आसपास चली जाती है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, तो ये फिर क्या करती है कि इसका जो साथ है वो देती है पछुआ पवनी। अब देखो, पहला कारण घूर्णन गति था, जिससे जो उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा थी वो विपरीत दिशा में, पृथ्वी की गति के विपरीत दिशा में चल रही थी। और फिर ये तमाम जो द्वीपों को पार करते हुए, एंटीज द्वीपों को पार करते हुए या कैरेबियन सागर के छोटे मोटे ट्रिनिडाद टबैगो को पार करते हुए ये कहाँ चली जाती है? मैक्सिको की गल्फ में। और यहाँ से जब निकलती है तो फिर एक स्ट्रीम के रूप में, एक विशाल धारा के रूप में, एक पावर के रूप में निकलती है। तो इसको हम फ्लोरिडा के तट के आसपास इसको क्या कहते हैं? फ्लोरिडा की धारा। और उसके बाद ये जो फॉकलैंड, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के आसपास इसको हम क्या कह देते हैं? हैट्रस। हो सकता है कि मैंने मिस्टेक से न्यू फाउंडलैंड को जो है वो फॉकलैंड बोल दिया हो। न्यू फाउंडलैंड के यानी हैट्रस द्वीप से लेकर न्यू फाउंडलैंड तक इसको हमने क्या कहा? गल्फ स्ट्रीम का। और आगे जाके प्रचलित पवनी यानी कि पछुआ जो प्रवाह है उस प्रवाह का हिस्सा हो जाती है, इसीलिए इसको उत्तरी अटलांटिक पश्चिमी प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है, या पछुआ प्रवाह के नाम से भी जाता है, या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जब यहां से निकलती है तो आगे जाके यहां ग्रीनलैंड के पास, आइसलैंड के आसपास जो है कई शाखाओं के रूप में विभाजित हो जाती है। यानी एक शाखा इसकी ग्रीनलैंड की तरफ चली जाती है और दूसरी शाखा आइसलैंड की तरफ, और तीसरी शाखा जो होती है वो नॉर्वे की तरफ चली जाती है। ये तो इसका एक भाग था, लेकिन दूसरा भाग जो होता है वो दक्षिणी के इन द्वीपों के पास आते हुए, यानी कि ब्रिटेन के इन द्वीप समूह के पास आते हुए ये क्या करती है कि हमारे बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करती है। अब ये धाराएं कई नाम से जानी जाती है। जो बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करने वाली धारा है, इसका उपनाम जो होता है वो रेनले की धारा के नाम से जाना जाता है, जबकि जो आइसलैंड की तरफ चली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इर्मिंगर धारा। लेकिन नॉर्वे के तट पर जाने वाली ये जो धारा है वो नॉर्वेनियन धारा या नॉर्वे की धारा के नाम से भी जानी जाती है। ध्यान आपको ये रखना है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को, कई बार आया ये प्रश्न, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को हम लोग नॉर्वे का कंबल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जब ठंड होती है तो नॉर्वे के तट जो होते हैं समकारी जलवायु को प्रदर्शित करते हैं नॉर्वे। और इसके अलावा जो उत्तरी सागर है उसके जो बंदरगाह है वो कभी जमते नहीं। हालांकि उस समय यहाँ बर्फबारी होनी चाहिए, लेकिन उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की वजह से ये समुद्र जो है वर्ष भर खुले रहते हैं, तो इसीलिए इसको नॉर्वे का कंबल कहा जाता है। अब इसकी एक शाखा तो बिस्के की खाड़ी में प्रवेश कर गई और दूसरा जो प्रवाह है वो नीचे की तरफ आया, मेडेरिया या फिर केप वर्डे द्वीप के आसपास आता है, या किनारी द्वीप समूह के आसपास से गुजरता है, तो इसको कनारी धारा कहा जाता है। ध्यान देना,
क्या, कनारी धारा। ये धारा थी कैसी, गर्म थी। गर्म जब गई तो ऊपर की तरफ गर्म गई, यानी कि ग्रीनलैंड की तरफ, आइसलैंड की तरफ, और नॉर्वे की धारा की तरफ यानी नॉर्वे की तरफ, और बाद में ये रेले धारा के रूप में, और एक इसकी छोटी सी शाखा जो है वो भूमध्य सागर में भी प्रवेश कर जाती है, क्योंकि लवणता की विभिन्नता के कारण ऐसा होता है। यहाँ एक बात बड़ी समझने की है। अब कनारी जो धारा है वो जब ऊपर से घूम के आती है तब गर्म थी, लेकिन उत्तरी जो अंटार्कटिक है जिसका ठंडा जल है वो इसके साथ चला आता है मिलकर। जब ये नीचे की तरफ आती है, ठंडा जल नीचे की तरफ आता है भूमध्य रेखा की ओर, तो ये कनारी धारा के रूप में आती है। लेकिन साथियों इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये नीचे की तरफ आती है तो यहाँ जो सहारा का मरुस्थल वाला क्षेत्र है वो अत्यधिक गर्म होता है। इस कारण कनारी धारा जो है उसका जल जो होता है वो ठंडा होता है तुलनात्मक दृष्टि से, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ठंडी धारा कहते हैं। वो कौन सी थी, ये गर्म धारा थी। और ये गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा की धारा, ये सारी गर्म धाराएं हैं। इसका मतलब जो भूमध्य रेखा की ओर से चलने वाली ध्रुवों की तरफ जाएगी वो सारी धाराएं गर्म है, बशर्ते कि वो मुड़कर अगर वापस आई तो निश्चित तौर से वो ठंडी हो जाती हैं। इसके बारे में जब मैं पैसिफिक ओशियन की धाराएं करवाऊंगा तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो कनारी धारा की एक मूल विशेषता ये है कि इसमें ठंडे जल का उत्क्रमण होता है, यानी कि नीचे की साइड से, क्योंकि ऊपर का जो यहाँ जल है वो तो उष्ण कटिबंध में आ गया, तो स्थायी जल जो होता है महासागरों का वो गर्म है, लेकिन ठंडा जल नीचे से निकलता है। इसका मतलब लंबवत जल में उत्क्रमण होने वाली जो धारा है वो कौन सी धारा है, कनारी धारा है, या हम पीरू धारा या हम्बोल्ट धारा को भी लंबवत उत्क्रमण वाली धारा कह सकते हैं, जिसमें जल का लंबवत उत्क्रमण होता है, यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होता है, तो ठंडा जल नीचे से ऊपरी सतह पर आ जाता है। इसीलिए यहाँ जो सहारा के इस पश्चिमी भाग में एक समकारी जो प्रभाव है वो विकसित हो जाता है। अब ये कनारी धारा जो होती है फिर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा हो जाती है और पूर्णतया इस एक चक्कर को पूर्ण करती है। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में ये क्लॉकवाइज एक चक्कर है पूर्ण करती है। ये तो बात रही किसकी, भूमध्य रेखा से चलने वाली धाराओं की। अब बात आती है कि इसी महासागर में ध्रुवों की तरफ से चलने वाली भी धाराएं हैं। तो मैं यहां बात करूंगा कि नॉर्वे के पश्चिम से चलने वाली एक धारा है जिसका नाम लैब्राडोर है। क्या नाम है, लैब्राडोर है। लैब्राडोर जो धारा है वो एक ठंडी धारा है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के जो जल है वो पिघलने के कारण ये आती है, और ये मुख्यतः जब आती है तो अपने साथ कुछ आइसबर्ग लेके आती है। ध्यान देना इस बात पे। आइसबर्ग का मतलब है हिम या प्लावित हिम कहते हैं इसको, या हिम के तैरते हुए बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों की तरह ये अपने साथ लेके आती है। और न्यू फाउंडलैंड के आसपास आके ये क्या करती है, ये जो गल्फ स्ट्रीम है उसके साथ मिक्सअप हो जाती है। जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो फिर एक तीव्र धुंध वाला वातावरण और आपस में मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करने वाला होता है, क्योंकि गर्म धाराएं अपने साथ प्लैंकटन लेके आती है और मिलन स्थल पर सर्वाधिक मछली उत्पादन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो न्यू फाउंडलैंड के पास, न्यू फाउंडलैंड के चबूतरे पर विकसित है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, जिसको हम ग्रांड बैंक के नाम से जानते हैं। ग्रांड बैंक, इसी के नीचे सेंट पियरी बैंक, सेंट जॉर्ज बैंक और ग्रांड बैंक, ये अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित सबसे, या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़े मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। इसका मतलब ठंडी और गर्म धाराएं मिलन स्तर पर मत्स्य उत्पादन की अनुकूल दशाएं पैदा करने में सक्षम होती है। और इसी का ही ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। इसी लैब्राडोर धारा का एक भाग जो होता है आइस ब्रेक सहित यहां पर जमा हो जाता है। ध्यान देना इस बात पे, यानी कि फ्लोरिडा के तट और हैट्रस द्वीपों के आसपास, न्यू फाउंडलैंड के तट के पास जो है वो एक
ठंडा प्रवाह विकसित हो जाता है, क्योंकि गर्म धारा जो होती है वो तो सीधे निकल जाती है और यहाँ एक शांत तरीके का आइसबर्ग के टुकड़ों से सजा हुआ तट होता है, जिसको आम भाषा में शीत दीवार के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान कर लेना, शीत दीवार के नाम से जाना जाता है इसको। आपको याद होगा कि टाइटैनिक डूबने की जो घटना थी वो इन्हीं आइसबर्ग्स का कमाल था, जिनसे टाइटैनिक टकराया और दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गया था। इसका मतलब सीधी सीधी सिंपल सिंपल बातें हैं। मैं किसी तरह से आपका टाइम जो है वो ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इसको और विस्तृत तरीके से कराया जाए तो मैं फिर पूरे डिग्री और माप के साथ अगर आपको बताऊं तो वो शायद मुझे लगता है कि प्रासंगिक नहीं होगा। आज तक अगर किसी डिग्री को पूछा गया है तो वो पूछा गया है कि 40 डिग्री से ऊपर जो है वो उत्तरी अंटार्कटिक में चलने वाले प्रवाह को कहते हैं उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत बार पूछा गया है कि नार्वे का कंबल किसे कहते हैं, तो उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह को कहा जाता है, क्योंकि ये नार्वे तट के ऊपर नार्वेनियन धारा के रूप में चलती है, तो इसका मतलब ये उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह का हिस्सा है। तो बात आती है गर्म और ठंडे की, तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में दो ही ऐसी धाराएं हैं जो ठंडी है, या तो लेब्राडोर या फिर कनारी, यानी ये दो धाराएं ठंडी है, कनारी और लेब्राडोर। एक बात जरा ध्यान रखनी है कि मैंने कहा था कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का पहला जो भाग है उस वो जो है वो ग्रीनलैंड के पूर्वी तटों की तरफ बढ़ जाता है। तो यहां ध्यान करना इस बात पे कि ग्रीनलैंड के पश्चिमी तटों की तरफ से भी एक ठंडी धारा आती है, तो यहां पर भी जो ये गर्म प्रवाह है जो पूर्व की तरफ मुड़ता है, यानी पूर्व की पश्चिमी की तरफ जो मुड़ता है, या आइसलैंड के जो पश्चिमी भाग है उससे मिलते हुए पूर्व पश्चिमी जो ग्रीनलैंड है उसके साथ मिल जाता है। इसका मतलब ये एक गौण नगण्य प्रभाव है। यहाँ पर भी कुछ मत्स्य उत्पादन की संभावना है, और बाकी जो मत्स्य उत्पादन की संभावना विकसित होती है वो होती है ब्रिटेन के आसपास डांगर बैंक में। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि उत्तरी जो सागर है या बाल्टिक सागर है, ये ऐसे सागर हैं उत्तरी सागर जो मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करता है, और इसके अलावा डांगर बैंक भी। अब बात हम आगे करते हैं, छोटी छोटी बातें कि इसके आसपास जो है वो एक तो सारगेसम सागर बनता है इधर बाईं तरफ, इस यानी गल्फ स्ट्रीम के जहां मैंने राउंड किया है यहीं पर क्या है, सारगेसम नाम की घास है जिसका तापमान ज्यादातर उच्च और शांत क्षेत्र है, और यहाँ पर एक समुद्री घास है सारगेसम जो पैदा हो जाती है, तो इसको सारगेसम सागर की तरह कहा जाता है। कई बार जो नाविक होते हैं उनको इस तरह का आप मतलब एक भ्रम हो जाता है कि यहाँ कोई द्वीप समूह है या द्वीप है, तो ये सारगेसम जो है घास है, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है सारगेसम सागर के तौर पे। और यहीं पर एक बरमूडा ट्राइएंगल है जो कि इसके बारे में हम बहुत ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये एक तरह से पृथ्वी का ब्लैक होल है, और यहाँ विस्तृत तरीके से चुंबकीय तरंगे पैदा होती हैं। तो हमारे मानव द्वारा निर्मित कोई भी चुंबकीय जो यंत्र होता है, चाहे वो जहाज है या कोई भी खोजी यान है, वो यहाँ तक पहुंचता है, लेकिन उसके पृथ्वी के साथ कनेक्शन कट हो जाते हैं, क्योंकि इसका चुंबकत्व जो प्रभाव है वो इतना अधिक है कि वो रेंज जो है वो काट देता है, और फिर वो कहाँ गायब हो गया हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो इसको कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। ये बहुत बार आया है, उत्तरी अंटार्कटिक के पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तरी अंटार्कटिक के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये तकरीबन 20 से 40 डिग्री के बीच में स्थित एक एंगल है, ट्राइएंगल है, जिसको हम कहते हैं बरमूडा ट्राइएंगल। बहुत सिंपल सी बात है। अब बात आती है दक्षिणी अंटार्कटिक की, बहुत सिंपल, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको फार्मूला भी बाद में बता दूंगा कि आप किस तरह से इन ठंडी और गर्म धाराओं को याद रखेंगे। तो लेब्राडोर धारा, कनारी धारा मात्र ठंडी धारा है, या फिर शीत दीवार अपने आप में शांत जो है प्लावित हिम से जुड़ा हुआ अत्यधिक ठंडा जो क्षेत्र है वो विकसित होता है, इसको कहते हैं शीत दीवार के तौर पे। अब चलते हैं हम दक्षिणी अंटार्कटिक की बात। तो साथियों ये हमारे पास 0 डिग्री है, तो ये आ गया दक्षिणी अंटार्कटिक। जैसा कि मैंने बताया था कि एक शब्द आता है प्रवाह, प्रवाह जो
सन्मार्गी पवनों के कारण या ढीले प्रवाह के कारण ऊपरी जो जल होता है वो आगे गति करने लगता है, या मैं मानूं कि ऊपर का जो भाग का जल है वो गति करता हुआ दिखाई देता है, तो उसको हम प्रवाह कहते हैं। और ये प्रवाह कैसा है, इसको दक्षिणी प्रवाह के नाम से या उत्तरी प्रवाह के नाम से जानते हैं, लेकिन जिस महासागर की हम बात करेंगे उसी का नाम साथ जोड़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि किस महासागर की बात कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, जो कि एक ठंडा प्रवाह है और ये जो है वो कई तरीके से आगे बढ़ता है, इस तरह से ये चलने वाला प्रवाह है। अब बात आती है कि इस चीज को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए जरूरी है कि मैं सीधा बात पे आता हूं। अब मैंने कहा था कि प्रति विषुवत रेखीय अटलांटिक धारा जो होती है गिनी के तट में जल जमा करती रहती है, और फिर यहीं से वो जो जल है वो लगभग 8 से 10 डिग्री दक्षिणी अटलांटिक में 8 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक में जो प्रवाह चलता है उसको हम दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय प्रवाह कहते हैं, और ये ब्राजील के पास जाकर तटों के कारण मुड़ जाता है। अब बात आई ना कि तटीय आकृतियां भी धाराओं को दिशा देती है या प्रभावित करती है, तो धाराओं को प्रभावित करने में तटीय आकृतियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यही कारण मैंने बताया कि एक बार आरएस में पूछा हुआ प्रश्न था जिसमें ये पूछा गया था कि भाई कौन सा ऐसा महासागर है जिसमें धारा चक्कर पूर्ण नहीं होता, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये बात और स्पष्ट कर दूंगा। अब बात आती है, इसको हम कहते हैं ब्राजील धारा। क्या कहते हैं? ब्राजील धारा। और इसी तरह से इसी के अंदर कनारी द्वीपों के केपटाउन के आसपास एक छोटा सा द्वीप है, उसमें जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है उसी को हम पूरी विस्तृत तरीके से चर्चा करते हैं। उससे पहले इस पूरे जो चक्कर है उस चक्कर की बात करते हैं, क्योंकि मैंने ये कहा था कि घूमती हुई पृथ्वी के साथ जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो धारा चक्कर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका कारण फेरल का नियम कह दें या सन्मार्गी जो पवनें होती हैं या विक्षेपण बल कह दें, उनके कारण इस तरह से ये धारा चक्र पूर्ण होता है। तो ये यहां छोटे छोटे द्वीप हैं जिनका नाम है बेंगुला, तो इसका नाम भी बेंगुला धारा के रूप में जाना जाता है। और ये एक तरह से ठंडी धारा है। कौन सी धारा है? ठंडी, क्योंकि ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का हिस्सा है और ये इन द्वीपों से और अफ्रीका के तट से, दक्षिणी अफ्रीका के तट से प्रभावित होकर ये इधर ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और अंततः ये ऊपर जाकर किसमें? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का हिस्सा हो जाती है। और फिर यही धारा जो होती है आगे बढ़ते हुए ब्राजील धारा के रूप में, ये अब गर्म धारा है। गर्म है ये, क्योंकि ये विषुवत रेखा की तरफ से आ रही है। मैंने कहा ना कि ध्रुवों की तरफ से आने वाली धाराएं ठंडी और विषुवत रेखा से आने वाली जो धाराएं होती हैं वो गर्म होती हैं। इसी तरह से ये आगे बढ़ते हुए जो है यहाँ पर अर्जेंटीना के आसपास जो है एक अन्य धारा से मिलती है जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का हिस्सा होता है, जिसको हम फाकलैंड धारा कहते हैं, क्योंकि इस फाकलैंड द्वीप के आसपास से ये होकर गुजरती है, तो इसी का नाम फाकलैंड धारा है। और ये फाकलैंड जो धारा है वो अंततः अर्जेंटीना के इन तटों के आसपास आकर इससे ब्राजील धारा के साथ मिल जाती है और यहाँ पर महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन क्षेत्र विकसित करती है। तो इसका मतलब ये एक धारा चक्कर पूर्ण होता है और इस धारा चक्कर में जो है वो पूरी की पूरी जो धाराएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। अब साथियों बात ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल एक हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसको फिर याद कैसे रखें? कई बार ऐसा होता है कि कौन सी ठंडी कौन सी गर्म, तो मैं एक छोटा सा फार्मूला आपको बता देता हूं। इसको आप याद रखोगे ठंडी धाराओं के रूप में फाक ले बगुला, यानी ठंड फाक ले बगुला। इसका मतलब ठंडी धारा है कौन सी? फाकलैंड, लेब्राडोर,
बेंगुला, और इसमें फाकलैंड में कैसे कनारी धारा है, फा से फाकलैंड है, और ले से लेब्राडोर है, और बेंगुला से बेंगुला धारा है, और ठंडी से ठंडी है। इसका मतलब इस महासागर में मात्र जो है वो हमारे पास 4 ऐसी धाराएं हैं जो ठंडी हैं, और बाकी सारी क्या हैं, गर्म धाराएं हैं। बात आप समझ गए होंगे। अगर बात मैं करूं, मैं क्लास को लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि तीनों महासागरों की, एक महासागर उत्तरी आर्कटिक जो महासागर है उसमें धाराएं नहीं चलती, तो बताने की जरूरत नहीं है, और बाकी तीनों महासागरों की जो धाराएं होती हैं उनके सीधे सीधे आरपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं। तो मैं थोड़ा सा जिक्र आपके सामने कर दूं उन प्रश्नों का, जो प्रश्न आरपीएससी बारी बारी पूछती है, और सिंपल सिंपल प्रश्न है, कुछ भी उनमें नहीं है। और कल हम जब विस्तृत तौर से बात करेंगे, देखो इस प्रश्न को गौर से, बड़ा सिंपल है। कर्मश उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं के चक्रण की दिशा है, क्या बताने की जरूरत है इसमें। लेकिन जब हमें पता हो फेरल कोरलिस या फिर एक धारा चक्कर के बारे में, तो उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज होती है और एंटी क्लॉकवाइज होती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो इसके अंदर उत्तर आ रहा है वो आप लिख सकते हो, जैसे घड़ी की सुइयों के अनुरूप उत्तरी गोलार्ध पूछा है इसने, ये बात जरूर देख लें, पहले उत्तरी गोलार्ध पूछा है और फिर घड़ी की सुइयों के विपरीत। तो इसका मतलब ये है कि इसका सी ऑप्शन यानी कि 3 नंबर ऑप्शन ठीक है। आगे देखो, सीधी सीधी बात दे रखी, निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। यह प्राध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसमें क्या दिक्कत है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें देखो कि बेंगुला धारा कौन सी है, बेंगुला धारा ठंडी है, तो बाकी कनारी धारा क्या है, ये भी ठंडी है। एंगुलास धारा क्या है, गर्म है। पेरू धारा क्या है, ठंडी है। अब इसका मतलब ठंडी नहीं है, तो एंगुलास धारा ठंडी नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको अभी करवाया नहीं है। आनंद हम जरूर लेंगे सभी प्रश्नों का। आगे देखो आप, ये देखो सेम वही चीजें हैं, कैलिफोर्निया धारा, नॉर्वे धारा, इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो ठंडी हैं। बस मैक्सिमम प्रश्न ठंडी और गर्म से बनता है। प्राध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है, मौसम के धाराओं के अनुरूप दिशा बदलती है। अब ये प्रश्न केवल प्राध्यापक परीक्षा 2018 में नहीं, आरएस एग्जाम 2007 में, उसके बाद ये 10 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में, और इसके अलावा एसएसटी एग्जाम 2010 का सेकंड ग्रेड में पूछा गया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसमें जो धाराएं हैं मौसम के अनुरूप उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसका अगर महासागर दियो, प्रशांत, आर्कटिक, हिंद महासागर या अटलांटिक, तो सीधी बात होगी हिंद महासागर। लेकिन अगर उत्तरी दक्षिणी दिया हो, तो जैसे इसमें क्या दे रखा है, हाँ इसमें से ठीक दे रखा है ऑप्शन के तौर पे कि हिंद महासागर की उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो होती है, यानी मैं ये कह सकता हूं आरएस में जब ये प्रश्न आया तो इसका मतलब सीधा सा ये था कि उत्तरी हिंद महासागर या दक्षिणी हिंद महासागर में मौसमिक उत्क्रमण होता है धाराओं में, मौसमिक बदलाव होता है धाराओं में, तो वो उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं में होता है। केवल एकमात्र हिंद महासागर है उत्तरी, जिसमें आपको याद रखना बहुत बार, 50 बार रिपीट हुआ है आरपीएससी में ये प्रश्न। फिर बात करें, कितनी लंबी बात करें, कहां तक बात करें। बात आती है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है। ये आरपीएससी जो एग्जाम 2020 है उसमें पूछा गया। फिर बात आते हैं उत्तरी दक्षिणी और उत्तरी व दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिमी से पूर्व में प्रवाहित होने वाली धाराओं के नाम लिखने। ये सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट और डायग्राम जो है या पूरी तरह से मानचित्र आपकी खोपड़ी में बैठा हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी अंध महासागर के बेसिन में नहीं है, पूर्वी अंध महासागर के बेसिन की नहीं है, तो आपको इसे पकड़ना होगा। सिंपल बातें हैं, बहुत सिंपल। लेकिन साथियों, सवालों की एक बहुत लंबी लिस्ट जो है वो मेरे सामने है, जो बारी बारी आरपीएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं उनकी। लेकिन मैं इतनी लंबी बात तब तक नहीं करूंगा जब तक कि हम हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की संपूर्ण धाराएं नहीं पढ़ लेंगे। फिर एक एक प्रश्न को मन लगाकर और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ मैं आपको करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन बात यह है कि मैं जितनी रिसर्च करके आपके लिए लेके आया हूं वो आपको पूर्व के वीडियो में पता चल गया होगा। तो अगर आपको लगे कि वीडियो किसी के फायदेमंद है तो उसे शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि ये मेहनत
मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसलिए की है कि जितने प्रश्न अभी तक आए हुए हैं उनको कहीं दोहराया नहीं है। जो सिमिलर प्रश्न है उन प्रश्नों को मैंने लगभग एक प्रश्न में समेटने की कोशिश की है, ताकि इन प्रश्नों को हम विस्तृत जान लें तो गलतियां होने की संभावना नगण्य हो जाती है। तो साथियों, आज यहाँ तक, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत और मुख्यतः हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उन धाराओं के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।